बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर टीकेआर। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो डीवीटी। डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। सर्जरी के बाद अगर मोबिलिटी ना ली जाए, ज़रूरी इकदामात ना लिए जाएं, तो डीवीटी होने के चांसेस टीकेआर में ज़रूर होते हैं। तो पहली कॉम्प्लिकेशन तो हमारी डीवीटी हो गई। इन्फेक्शन इन्फेक्शन के चांसेस कभी भी किसी भी सर्जरी में रुकते नहीं हैं। 1 to 2% इन्फेक्शन के चांसेस ज़रूर होते हैं। आपका वुंड इन्फेक्ट कर सकता है या फिर इम्प्लांट आपका इन्फेक्ट कर सकता है। अगर तो वुंड इन्फेक्ट करता है तो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, लेकिन अगर इम्प्लांट इन्फेक्ट कर जाता है तो फिर इम्प्लांट को निकाल दिया जाता है और आगे का मजीद प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हम इन्फेक्शन को अच्छी तरह सेटल कर लेते हैं और रीडू सर्जरी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर टीकेआर। नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो डीवीटी। डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। सर्जरी के बाद अगर मोबिलिटी ना ली जाए, ज़रूरी इकदामात ना लिए जाएं, तो डीवीटी होने के चांसेस टीकेआर में ज़रूर होते हैं। तो पहली कॉम्प्लिकेशन तो हमारी डीवीटी हो गई। इन्फेक्शन इन्फेक्शन के चांसेस कभी भी किसी भी सर्जरी में रुकते नहीं हैं। 1 to 2% इन्फेक्शन के चांसेस ज़रूर होते हैं। आपका वुंड इन्फेक्ट कर सकता है या फिर इम्प्लांट आपका इन्फेक्ट कर सकता है। अगर तो वुंड इन्फेक्ट करता है तो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, लेकिन अगर इम्प्लांट इन्फेक्ट कर जाता है तो फिर इम्प्लांट को निकाल दिया जाता है और आगे का मजीद प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हम इन्फेक्शन को अच्छी तरह सेटल कर लेते हैं और रीडू सर्जरी हो जाती है टीकेआर की, दोबारा रिवीजन टीकेआर हो जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस पहले की निस्बत ज्यादा होते हैं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन पेन। कुछ टीकेआर के पेशेंट्स में पेन सेटल नहीं होती और वो लंबे अरसे तक चलती है, जो कि टीकेआर की एक कॉम्प्लिकेशन में आता है। स्टिफनेस, नी स्टिफनेस। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, या आपने एक्सरसाइजेस के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, आपने प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं दिए, आपने नी आरओएम की तरफ तवज्जो नहीं दी, तो आपके घुटने के स्टिफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि अगर आप नी की स्टिफनेस को मैनेज नहीं करते तो आपका घुटना उतना कामयाब नहीं समझा जाता। जहां पे नी स्टिफनेस की बात की जाए, वहां पे एक्सटेंसर लेग या घुटने का बिल्कुल सीधा होना ना होना भी एक कॉम्प्लिकेशन में आता है। उसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बहरहाल घुटना सीधा ना होना और लेग डेवलप होना, 5 डिग्री या 10 डिग्री लेग डेवलप होना, जो कि क्वाड्रिसेप्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, या आपने एक प्रॉपर पोजीशनिंग को अडॉप्ट नहीं किया। कुछ लोग अपने घुटने के नीचे, कंफर्ट जोन उनका होता है कि घुटने के नीचे तकिया रख देते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। उससे एक्सटेंसर लेग डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो नी स्टिफनेस, उसमें घुटने का पूरा बेंड होना 90 to 100 डिग्री या 100 डिग्री तक, या फिर घुटने का बिल्कुल सीधा ना होना, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। बाज़-औक़ात सर्जरी करते हुए मामूली सा फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और वो जब इम्प्लांट डाल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि उसकी एक कॉम्प्लिकेशन में आता है। उसको सर्जन कोई ना कोई स्क्रू डालकर एडजस्ट कर देता है। फ़र्क इतना पड़ता है कि वेट बेरिंग स्टेटस जो है वो सर्जन थोड़ा सा उसके ऊपर कह देता है कि वेट बेरिंग थोड़े अरसे के लिए रोक दी जाए या नी आरओएम रोक दी जाए। ये फ्रैक्चर की साइट के ऊपर और डिपेंड करता है।
न्यूरोवेस्कुलर इंजरी बाज़ औक़ात करते हुए नर्व, लेकिन कहीं न कहीं इस कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर हम एक कॉम्प्लिकेशन इम्प्लांट लूज़निंग की आ जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप ना होने की वजह से या कोई और वजह, और उसकी एक वजह आपके पास प्रोफेशनल हैंड्स ना होना, कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो कि क्वालिफाइड नहीं है या प्रोफेशनल स्किल्स नहीं रखते और वो नी बेंडिंग के दौरान बेतहाशा अग्रेसिवली उसको लेकर चलते हैं, तो इम्प्लांट लूजनिंग के चांसेस हो सकते हैं। बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है। और आज हमने इन कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशन